Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to explain Selena Class 10 Physics Chapter 8 Current Electricity. This is part 5. इसके पहले मैंने जो भी टॉपिक है वो ऑलरेडी इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ohmic resistance. Now ohmic resistance क्या है? The conductor which obey the Ohm's law, यानी कि वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे. तो ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ बेसिकली डिफाइन करता था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के रिलेशन को, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर. और फिर हमने ये देखा था V बाई आई जो होता था वो हमेशा R के बराबर यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर होता था, विच इज अ कांस्टेंट. और ये भी ध्यान रखना था कि ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ही जरूरी था. और फिर हमने ये भी देखा था कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ बन रहा था वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे ये इस हिसाब से जा रहा था, तो इसको बोलते थे ओम्स लॉ. तो यानी कि वैसा कंडक्टर, ठीक है, वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस और लीनियर रेजिस्टेंस. क्यों इसको लीनियर बोलते हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर है, स्ट्रेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आर मेटालिक कंडक्टर्स सच एज सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, etc. ये सब के सब क्या है, निक्रोम भी है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी है विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड etc एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये सब के सब क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर आपने क्या पाया कि कुछ सेक्शंस तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, फिर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीजें आपको याद रखने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये आयंस का सेक्शन है, पर यहाँ पर दिया गया है तो आप इसको याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है. For example, resistance. A graph plotted for a potential difference against current is a straight line passing through the origin. तो यहाँ भी देखो वही हम लोग क्या ओरिजिन से पास किया, यानी O इधर V है और इधर I है. And the resistance R is same irrespective of the value of I, V और I. यानी कि V और I का कोई भी वैल्यू हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट. The ratio V by I is constant for all value of V और I. तो जो ये कंडीशन फॉलो करेगा वो क्या बन गया, ओमिक रेजिस्टेंस. अब अगर हम बात करते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे क्या बोले देखिए, द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड द नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस. एग्जाम्पल LED, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब etc. ये एक्चुअली ये क्या है, बेसिकली ये सब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से सीधा नहीं होगा, राइट. वो कैसा होगा, वो कर्व आएगा, राइट. मान लीजिए ये V है, ये I है, तो ये हो गया उसका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना. For this conductor, the graph plotted for the potential difference V against current is not a straight line. ये क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ठीक. यहाँ पे देखिए, but it is a curve. Figure 8.6 a VI graph in case of junction diode. तो जंक्शन डायोड क्या है, एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, उसका ग्राफ दिया गया है ये, राइट. ये है इसका ग्राफ. तो अगर यहाँ पे बोला है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे ये जो आपका दिया है ना, ये मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. तो ये देखो, ये जो जगह दिया है, सपोज मुझे इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये जो है डेल्टा V बाई डेल्टा I. तो कैसे निकालेंगे, बाई प्लॉटिंग अ टैंजेंट, बाई प्लॉटिंग अ टैंजेंट. तो इट इज ऑलवेज बी अ कर्व लाइन. ये ध्यान रखना है कि ये कैसा रहेगा, हमेशा एक कर्व लाइन रहे. नो, फॉर ओमिक रेजिस्टर इट इज
necessary that a straight line on VI graph passes through the origin. But for non-ohmic resistor, it is not necessary that the curve on the VI graph must pass through the origin. जैसे यहाँ पे भी ये जो ग्राफ दिया गया है वो ओरिजिन दिया गया है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो। लेकिन अगर हम ओमिक की बात करते हैं, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब क्या लिखा है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सच कंडक्टर दैट इज द रेशियो V by I is different for different value of V और I। तो V और I का क्या रहेगा? different value। The resistance at a particular value of V और I is obtained by finding the slope of the tangent। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं इस ग्राफ में? अगर मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ फर्स्ट टैंजेंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। आपको पहले एक टैंजेंट बना लेना है, और आपको ये पता है कि टैंजेंट किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस पे। ठीक, तो दिस इज हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। नाउ draw at the corresponding point on VI graph the value of delta V by delta I is called the dynamic resistance। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को वापस से देखते हैं। अब यहाँ पे हम डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर, ये है मान लीजिए I1, ठीक है, यानी कि इनिशियल करंट, और ये है आपका क्या? फाइनल करंट। ये है इनिशियल वोल्टेज और ये है फाइनल वोल्टेज। तो इनके बीच का जो वोल्टेज फाइंड करें तो वो कैसे करेंगे? V2 माइनस V1। ठीक, और इसी V2 माइनस V1 को हमने क्या लिखा? डेल्टा V। और यहाँ पे जो करंट फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो है ये क्या है? I2 माइनस I1, दैट इज डेल्टा I। ठीक, अब हमें क्या करना है? सिंपली आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाई I। पर यहाँ तो हमें क्या करना था? स्लोप के साथ फाइंड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? डेल्टा V बाई डेल्टा I। ये जो बेसिकली वैल्यू आएगा, ये किसका वैल्यू आएगा? डायनामिक। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होता है, राइट? क्योंकि हमें ये पता है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक लॉ, और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है दे डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ V वर्सेस I। ठीक है, वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, मतलब R का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज डायनामिक। सिंस द वैल्यू ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ V और I, तो R का वैल्यू क्या होगा? हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डायनामिक रेजिस्टेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर का यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया है। लेट्स सी ये कंपैरिजन क्या है। पहला, इट ओबे द ओम्स लॉ। ऑब्वियसली ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि V बाई I का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट इन केस ऑफ ओम्स। इट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है? डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि ये क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। पर ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, ये ऑलवेज बी अ कर्व लाइन, isn't it? Now the slope of vi graph is same at all value of v और I। ऑब्वियसली ये हमेशा क्या रहेगा? इसका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि r इज कांस्टेंट। पर यहाँ पर क्या होगा? हमेशा बदलता रहेगा। एग्जाम्पल, all metallic conductors such as silver, iron, copper, nichrome, electrolyte with the suitable electrodes, ये सब क्या बन जाते हैं? आपके ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, जंक्शन डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, etc। ये सब ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर। तो जो सबसे पहला है वो क्या है? नेचर ऑफ कंडक्टर। पहला क्या है? नेचर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दैट इज ओनली द नेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए,
Different substance have different concentration of free electron. ये तो ऑलवेज सभी को पता है कि सभी एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है डिफरेंट सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, सबका अपना अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अलग अलग होता है। एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन देयर मटेरियल सब्सटेंस सच एज सिल्वर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि ये टोटल बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इसीलिए एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। जैसे भी एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम etc have high concentration of free electron so they offer less resistance। तो यानी कि ये सब क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और इसी वजह से ये क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को जनरेट करते हैं एंड आर देयरफॉर कॉल्ड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि व्हाई सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट हैज हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, but substances that are rubber, glass, wood etc have negligible concentration of free electrons so they offer very high resistance। तो अगर इसके अपोजिट रबर को लो, ये सब में फ्री इलेक्ट्रॉन की काफी कमी है भैया, इसीलिए ये क्या करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं एंड आर कॉल्ड द इंसुलेटर, और इनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है क्या, डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खैर इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अच्छा, आगे चल के ये पढ़ेंगे जो मटेरियल पर डिपेंडेंसी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्या, अब हम लोग बात करते हैं इस पे, डिपेंडेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। इस पे ये कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जैसे जैसे कंडक्टर का, ठीक है, लेंथ बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली पैसेज भी बढ़ जाएंगे। मतलब ये कंडक्टर है, इस पे मैंने क्या किया, बनाया, और एक और कंडक्टर है जिसका लेंथ छोटा है, किसमें स्ट्राइकिंग बढ़ जाएगी, लेंथ वाले में या फिर थोड़े शॉर्ट वाले में। तो ऑब्वियसली अगर रास्ता लंबा हो तो स्ट्राइकिंग रेट भी बढ़ेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इजंट इट। यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन अ लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन of free electron with positive will be more as compared to the short one। जितना लेंथ रहेगा कंडक्टर का उतना बार क्या होगा, कोलिजन्स होगा, ठीक है, उतना बार क्या होगा, कोलिजन्स होगा। Therefore a longer conductor offer more resistance, इसीलिए लंबे वायर क्या करते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। In fact the resistance of a conductor is directly proportional to the length L of the कंडक्टर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर सेम रेडियस इज डबल, मान लीजिए आपका जो लेंथ डायमीटर है वो सेम है, पर लेंथ को अगर डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेट डबल, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, डिपेंडेंस ऑफ थिकनेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि डायमीटर के बारे में बात होगी। तो आप एक सिंपल चीज देखो, सेम लेंथ है, ठीक है, और यहां पर थिकनेस ज्यादा है, किसमें आपको आना जाना आसान लगेगा, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा थिकनेस होगा, मोटाई होगी, उसमें उतना ही जाना क्या मिलेगा, हम लोग को आराम मिलेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ये समझिए, मान लीजिए ये एक क्या है आपका सिलेंडर है, राइट,
तो ये क्या आपका एक सिलेंडर है। तो ये जो सेक्शन बचता है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन अ थिक conductor, electron get a larger area of cross section to flow as compared to the thin conductor। यानी कि मोटे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को पास करना आसान होता है पतले कंडक्टर से। Therefore, a thick conductor offer a less resistance। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अच्छे से आने जाने देता है, यानी कि स्ट्राइकिंग काफी कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, एरिया बढ़ा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और अगर इस एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अ नॉर्मल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। अब क्या यहां पे देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अ वायर ऑफ अ सेम लेंथ, ठीक है, आपको क्या करना है? आपका जो रेडियस है उसको क्या करना है? चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। पर लेंथ क्या रहेगा? सेम रहने वाला, उसमें कोई बदलाव। इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1/4, और तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4। इफ द रेडियस इज ट्रिपल, ठीक है, अगर रेडियस ट्रिपल हो गया, द रेजिस्टेंस बिकम द 1/9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं इसका, जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये क्यों हुआ डबल से 4 टाइम, तो ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे? इनके अंदर का जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड से वो जाएंगे। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कोलिजन्स, जिसके चलते कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? विथ पॉजिटिव आयन इंक्रीज। तो कोलिजन भी बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा और स्पीड भी लॉस हो जाएगी। हेंस the resistance of conductor increases with an increase in temperature। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। The resistance of the filament of a bulb is more when it is glowing। तो ये याद रखिएगा, जब एक बल्ब जल रहा होता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो हीट होते जाता है। That is when it is on the high temperature as compared to that when it is not glowing। ठीक है, जब वो बल्ब नहीं ग्लो करता तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होती है और कम होती है, और जैसे ही वो उसको ऑन कीजिएगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं हम लोग वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट 2 टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल वर्सेस करंट का जो ग्राफ है टेम्परेचर के हिसाब से ये कैसे वेरी करता है। इट इज नॉट टू टफ। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, फिगर 8.7 shows two straight line A and B। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, A और B का डायग्राम दिया गया है। राइट, तो ये है A और ये है B। फिर क्या लिखा है? ऑन द VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1। और यहाँ पे ये बोला है कि ये जो है T1 पे है और ये क्या है? T2 पे है। राइट, द स्ट्रेट लाइन A इज मोर स्टीपर। तो A जो है वो ज्यादा स्ट्रीपर है, मतलब ज्यादा टेढ़ा टिल्टेड है कंपेयर टू B। तो इससे हमें क्या समझ में आया? देन द लाइन B, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मोर एट हाई टेम्परेचर T1। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर T1 है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर स्लोपर देन दिस, देन एट द लो टेम्परेचर T2। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अदर फैक्टर्स। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट नंबर 6 पैसिफिक रेजिस्टेंस ICM CBC स्टूडेंट के लिए। ठीक, थैंक यू।